सो हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीकली सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नवंबर 2022 के सेकेंड वीक यानी 8 से लेकर और 14 नवंबर के बीच करंट अफेयर से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स की भी चर्चा करते चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होगी। सो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में क्विक एंड स्मार्ट तरीके से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप चैनल को सपोर्ट जरूर करें, इससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को बीच में मिस ना करें। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वें मालाबार युद्धाभ्यास की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान के द्वारा। ठीक है, देखिए बात करें यदि 26वें मालाबार युद्धाभ्यास की, तो ये मालाबार युद्धाभ्यास इसकी शुरुआत वर्ष 1992 से हुई थी, और मुख्य रूप से इसमें भागीदार देश होते हैं जो देश क्वाड के सदस्य हैं। अब ये क्वाड क्या है? तो देखिए, क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी, और इसके सदस्य देश 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान और अपना इंडिया। ठीक है ना, तो यही 4 देश इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। नाम है इसका मालाबार और संस्करण है 26वां। ठीक है, अब यहाँ पर बात स्पेशली जापान की हो रही है, तो जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो ओलंपिक आपने जल्दी ही देखा, यहीं टोक्यो में ही आयोजित की गई थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है ना, और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। ठीक है, और क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, जापान की यदि जियोग्राफिकल एंगल को देखें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बसा हुआ ये देश है। मुख्य रूप से इसमें द्वीपीय देश है, 4 द्वीप इसमें पाए जाते हैं। देखिए, चारों द्वीपों के नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, होन्सु, शिकोकू, क्यूशु और हैकिडो। जो इसमें होन्सु द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी होन्सु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ठीक है, जापान से संबंधित कुछ अन्य करंट की घटनाओं को रिलेट कर लेते हैं। तो देखिए, जापान ने अभी कुछ ही समय पहले मतलब ऐसी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया था जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों पर चल सकने में सक्षम होगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष देश है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जापान से संबंधित थी। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनकी अभी हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन का नाम आपने सुना होगा। बुलेट ट्रेन, ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना है, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा, और ये जापान के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। इसी बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पहला स्टेशन गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के नए अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम बन गए हैं। बात करें यदि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लॉजेन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्विट्जरलैंड से संबंधित एक बात मैं बता दूं। स्विट्जरलैंड से संबंधित 2 फैक्ट। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड अभी जल्द ही स्विट्जरलैंड ने दर्ज कराया था। 1910 मीटर लंबी ये ट्रेन होगी। और पब्लिक प्लेस पर फेस कवर को लेकर कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड ने अपने देश में बैन लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किम राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AR रहमान। ये प्रसिद्ध संगीतकार हैं, इनको सिक्किम राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 2 की पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर यानी ब्रांड एम्बेसडर जो चर्चे में है, आइकन स्टेट आइकन्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, और एक यहाँ पर सिक्किम राज्य के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट आइकन के रूप में ही बता देता हूँ। तो देखिए, अभी सिक्किम की तो AR रहमान बन गए। ठीक है ना, और PV सिंधु को आप जानते ही हैं, ये तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती है। उत्तराखंड के अभी जल्द ही स्टेट आइकन के रूप में क्रिकेटर ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। पंजाब के सोनू सूद को आप जानते ही हैं। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त हैं। मध्य प्रदेश के गोविंदा। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। बात करें यदि सिक्किम की, ठीक है, तो देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, और इसी गंगटोक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कुछ ही समय पहले सरदार पटेल जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का 2 दिवसीय दौरा अभी जल्द ही सिक्किम में हुआ था। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है
जो 3 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, ये हो गया नेपाल, ये भूटान और ये चीन। ठीक है, और सिक्किम के बारे में एक फैक्ट और मैं बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंची झील चोलामो झील इसी सिक्किम राज्य में पड़ती है। ठीक है, और सिक्किम की 2 योजनाएं, अम्मा योजना, बहिनी योजना। ठीक है, सिक्किम के वर्तमान सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं, और सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमददर या सोमादेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स जो कहे जाते हैं उसका भाग सिक्किम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि आपके चैनल में पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें अप्रिशिएट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपके सभी अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट सादर आमंत्रित है, आप अपनी राय वहां पर जरूर व्यक्त करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में डायरेक्टली क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करके और पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, खबरों में रहा EWS 10% आरक्षण की समाप्ति वाली याचिका को किसने खारिज कर दिया है, तो इसको जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, ये पूरा मामला समझ लेते हैं। 5 जजों की पीठ इस मामले पर नियुक्त की गई थी, जिसमें 3-2 के हिसाब से फैसला आया था। सबसे पहले जानते हैं कि ये EWS 10% ये मामला है क्या। देखिए, वर्ष 2019 में भारतीय संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन लाया गया, यानी 103rd संविधान संशोधन लाया गया, और इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जो भी गरीब सवर्ण हैं उनको, यदि उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तो उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने इसी 10% आरक्षण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है ना, अब बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बेसिक फैक्ट ये है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के अनुसार 1774 में कोलकाता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने एलिजा एम्पे। ठीक है, लेकिन जो आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, वर्ष 1937 में संघीय कोर्ट के नाम से बनाया गया था एक न्यायालय दिल्ली में 1937 में, लेकिन इसी को 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया, और यहाँ पर पहले मुख्य न्यायाधीश बने HJ कानिया, यानी हीरालाल जे कानिया। और आज जल्द ही अभी शपथ लिए 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशपाल चंद्रचूड़। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है। ठीक है ना, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तथा कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था वर्ष 1993 में लाई गई थी, और इसके तहत कॉलेजियम व्यवस्था है क्या, तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं। कॉलेजियम का मतलब यह होता है कि एक टीम गठित की जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश होते हैं, और जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति होते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। कुल 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर डबल डेकर एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ ही समय पहले भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है। कहाँ, तो मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, और भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन की भी परीक्षण अभी जल्द ही किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर चूंकि बात हो रही है नोएडा, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से मैं कुछ फैक्ट रिलेट कर दूँ आपको। देखिए, नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसकी स्थापना यहीं नोएडा में की जा रही है। कुछ ही समय पहले द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत जल सप्ताह की शुरुआत इसी ग्रेटर नोएडा से की गई थी, और उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर ये नोएडा में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में देश की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जो जंतर मंतर है ना, वहीं पर ये पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होगा खगोलीय घटनाओं की गणना करना, और अच्छी बात यह है कि इसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसको देखा जा सकेगा। ठीक है, ये उज्जैन क्या है, तो देखिए, उज्जैन क्षिप्रा नदी आप जानते हैं ना, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ ये उज्जैन शहर है,
ठीक है। और उज्जैन में प्रति 12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। देखिए, भारत में 4 जगह पर महाकुंभ लगता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उज्जैन में एक महाकाल का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट कीजिए। मध्य प्रदेश के बारे में 2 फैक्ट मैं बता दूँ आपको। मध्य प्रदेश, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर स्थित है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें संस्करण का मेजबानी भी मध्य प्रदेश द्वारा ही की जाएगी। और एक फैक्ट और, एमबीबीएस की जो पाठ्यक्रम है, उसकी पाठ्यक्रम को मतलब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला ये भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति होंगे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है। देखिए, ये 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है ना, इसका आयोजन 8 से लेकर और 10 जनवरी 2023 के बीच किया जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मुख्य रूप से 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में तब से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी प्रवासी भारतीय दिवस जो 17वां संस्करण होगा, इसमें गुयाना के राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद इरफान अली। ठीक है। और आयोजन इंदौर में होगा। अब बात करें थी इंदौर की, तो इंदौर से 2 फैक्ट। भारत की पहली एड्रेस सिटी ये इंदौर होगी, वाटर प्लस सिटी भी यही होगी, और लगातार 6वीं बार भारत की सबसे स्वच्छ सिटी भी इंदौर ही होगी। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के बारे में जस्ट अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन में चर्चा की है। सो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। प्रथम भारतीय निजी कंपनी जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में एक रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है ना। बात करें स्काई रूट एरोस्पेस की, तो इसकी स्थापना 18 जून 2018 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ठीक है ना। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, तो इन्हीं के नाम पर यह विक्रम एस इस रॉकेट का लॉन्च मतलब नाम रखा गया है, और इसको जल्द ही स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट रखिएगा, याद रखिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, स्काई रूट एरोस्पेस की बात हो रही है, तो कुछ ही समय पहले इसने भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया था, जिसका नाम था धवन 1 क्रायोजेनिक। ठीक है, और धवन 1 इसका नाम था। नेक्स्ट, 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव यानी इफी IFFI में कंट्री इन फोकस के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। देखिए, 53वां IFFI जो फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा 21 से लेकर और 28 नवंबर के बीच। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आयोजन जो होता है ना, वो हर साल गोवा में ही होता है। इसकी शुरुआत यानी पहला संस्करण 1952 से शुरू हुआ था, और इस बार यानी 53वें संस्करण में जो फोकस कंट्री के रूप में फ्रांस को चुना गया है। ठीक है ना। तो फ्रांस के बारे में और चीज़ें मैं बता दूं, और एक चीज़ जैसे फ्रांस को रिलेट कर लीजिए, और एक चीज़ गोवा के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस के ही बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो सीन नदी के किनारे बसी हुई है। और फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से अभी जल्द ही भारत के कुछ व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जैसे सुंदरम, कन्नन सुंदरम का नाम आपने सुना होगा, और कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। और जो भारत में ISA है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, तो इसका अध्यक्ष इस बार भारत चुना गया है, लेकिन सह अध्यक्ष ये फ्रांस है। ठीक है ना। बात करें यदि गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, जो गोवा की राजधानी है पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है ना। गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे दयानंद वादोडकर, और यहाँ के वर्तमान CM हैं प्रमोद सावंत। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। और गोवा का जो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आता है, वो मुंबई उच्च न्यायालय के तहत आता है। तो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे वो दीपांकर दत्ता हो जाएंगे। ठीक है। गोवा की राजनीति में लगभग 60 साल का समय व्यतीत कर चुके हैं प्रताप नारायण राणे। ठीक है। तो इनको 60 साल की जो इनकी यात्रा है गोवा की राजनीति में, इस महान योगदान को ध्यान में रखते हुए इनको आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया जाएगा।
और गोवा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, गोवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए कुल कितने व्यक्तियों को चयनित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 व्यक्तियों को। देखिए इन पाँच व्यक्तियों में मुख्य रूप से अजीत डोभाल और प्रसून जोशी और जनरल बिपिन रावत जी को भी चुना गया है, और इन तीनों सहित कुल 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अजीत डोभाल जी जो हैं वो भारत के वर्तमान NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। प्रसून जोशी हैं जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और जनरल बिपिन रावत जी को तो आप जानते ही हैं, ये भारत के पहले CTS थे। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये तो पहले CDS थे, वर्तमान में CDS कौन है? ठीक है। नेक्स्ट, देखिए चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन को छोड़ते हुए चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? देखिए मैंने अभी कुछ ही समय पहले डिस्कशन के दौरान MP के बारे में बताया हूँ कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो संस्करण होगा उसका मेजबान कौन सा राज्य होगा? तो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। आप बार बार इसको क्लियर कीजिएगा, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ये दोनों अलग अलग खेल का नाम है। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये तीसरा संस्करण होगा जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी। ठीक है। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और सेकेंड संस्करण इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और अब तीसरा संस्करण होगा जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, और इसी लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ स्टेडियम स्थापित किया गया है। ठीक है। और गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में ही किया गया था। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा वृंदावन जो कॉमन रूप से ब्रज क्षेत्र बोला जाता है, इसको किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2041 तक। ठीक है। देखिए COP27 से रिलेट करते हैं हम लोग। COP27 से पहले COP26 के बारे में यदि हम सोचें तो ये आयोजित किया गया था ग्लासगो में। ठीक है। स्कॉटलैंड का एक शहर है, और वहाँ पर दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं कार्बन न्यूट्रल मतलब शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन को लेकर सभी लोगों ने मतलब ये समझौता किया था। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेज़ी से हो रही है तो इसके लिए हमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम से कम हो, इसके लिए दुनिया के सभी देश अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। तो इसमें भारत भी सहयोग कर रहा है। इसके लिए भारत ने घोषणा की थी कि हम 2000 शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी कारण उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है यहाँ पर 2021 तक इसको कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी, जिससे यहाँ पर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं रिलेट कर दूँ, कुछ ही समय पहले ये चर्चा आई थी कि जो ताजमहल है ना, ताजमहल के 500 मीटर के एरिया तक कोई भी व्यापारिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ताजमहल भी इस प्रदूषण का शिकार हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा माना गया था उस रिपोर्ट में। तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट कीजिए। मथुरा की बात हो रही है तो देखिए जो भारतीय राजनीति में हेमा मालिनी जी हैं, इनका ये निर्वाचन क्षेत्र मथुरा ही है, और मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल की स्थापना की गई है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत ये मथुरा से ही की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माधव हाडा। ठीक ना, ये एक प्रमुख आलोचक हैं और उनकी रचना है पचरंग चोला पहर सखीरी, और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है 32वें बिहारी पुरस्कार। ठीक है। और जल्द ही का इसके साथ ही 31वें बिहारी पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी, और इसकी विजेता मधु कांकरिया बन गई है। ये अपने उपन्यास के लिए ये पुरस्कार जीती हैं, हम यहाँ थे के लिए। ठीक है। अब बात करें यदि बिहारी पुरस्कार की, तो देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। और ये 32वां संस्करण था, याद रखिएगा। हाल ही में जारी QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यहाँ पर एशियन होगा, मिस हो गया है थोड़ा सा, आप मैनेज करिए। QS एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन। ठीक है। हालांकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी को रखा गया है, और चीन में ही एक सिंगुआ विश्वविद्यालय है, ये भी टॉप 5 की सूची में सम्मिलित है। भारतीय
संस्थानों की बात करें तो भारत के भी कुछ संस्थानों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ओवरऑल शीर्ष पर भारत की ओर से IIT बॉम्बे है, जिसका मतलब 40वां स्थान उस सूची में माना गया था। ठीक है, और IIT दिल्ली को 46वां स्थान दिया गया है। आगे मैं और कुछ बता दूं आपको, IISc बेंगलुरु को 52वां स्थान और IIT मद्रास को 59वां स्थान दिया गया है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IIT कानपुर को 66वां स्थान दिया गया है। तो सबके बारे में याद करना संभव नहीं है। आप टॉप पर IIT मुंबई है, इसका ओवरऑल 40वां स्थान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड में उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा मिलर। ये भारतीय मूल की है, इनका जन्म 1964 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था और इन्हें ही अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की अमेरिकी है। ठीक है ना, तो इन चीज़ को रिलेट रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में संघाई त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। 21 से 30 नवंबर के बीच ये संघाई फेस्टिवल आयोजित किया गया। मुख्य रूप से ये संघाई जो है ना, ये मणिपुर का राजकीय पशु है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मणिपुर से संबंधित दो और मैं त्यौहार के बारे में बता रहा हूँ। एक कचाई लेमन फेस्टिवल जल्द ही आयोजित किया गया था और सिरुई लिली महोत्सव यही मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल में क्या कर सकते हैं, भारत का पहला नहीं, ऊंचा बोल सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज इसी इम्फाल में पियर रेलवे ब्रिज इसी इम्फाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के CM हैं N बीरेन सिंह। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं, जिनको पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PV संजय कुमार। ठीक है, और मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री थे M कोइरंग सिंह, याद रखिएगा M कोइरंग सिंह। ठीक है, मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक झील है ना, इसी में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया है या कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। देखिए, जो बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, इन्हीं के लिए समर्पित ये मूर्ति बनाई गई है, जो 108 फीट इसकी ऊंचाई होगी। और इसकी स्थापना जो बेंगलुरु एयरपोर्ट है ना, उसी के परिसर में किया गया है। आपने कुछ ही समय पहले सुना होगा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर चर्चे में रही कुछ प्रमुख मूर्तियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? तो केवड़िया गुजरात में। और स्टैचू ऑफ पीस ये राजस्थान में है। और एक और स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में स्थित है, स्वामी रामानुजाचार्य उनकी ये मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ जल्द ही अभी चर्चे में आई थी, ये भी राजस्थान में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, चर्चे में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तसीगंग, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा है, इसलिए इसकी ऊंचाई जान लेते हैं। 15,256 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि मतदान की बात हो रही है, तो देखिए मैं आपको जल्द ही चर्चे में रहा एक फैक्ट यहाँ पर रिलेट करता हूँ। भारत में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी का जल्द ही निधन हो गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये भारत में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूंकि चुनाव आयोग की बात हो रही है, यानी मतदान की बात हो रही है, तो हम 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और चुनाव आयोग ने अभी नेशनल आइकन के रूप में अभिनेता पंकज त्रिपाठी का नाम आपने सुना होगा ना, इनको नियुक्त किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट, फिट इंडिया स्कूल वीक पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PV सिंधु, और इसका शुभंकर जल्द ही लॉन्च किया गया, तूफान और तूफानी। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये एक प्रकार का एक पहल है फिट इंडिया स्कूल वीक, और इसी की शुरुआत PV सिंधु जी के द्वारा की गई है। ठीक है, PV सिंधु के बारे में तो आप जानते ही हैं, तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती हैं। और PV सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट रमन सिंधु। ठीक है ना, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत की लक्ष्मी पहल की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हम लोगों की
सेकेंड वीक की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और आप हमें सपोर्ट जरूर करें। फ्रेंड्स, ये मैं मानता हूँ कि वीडियो में जो राइटिंग है मेरी थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए और इस पे आपका ध्यान जहाँ तक होना चाहिए कि मैं क्या बोलता हूँ इस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। मैं क्या लिखता हूँ इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं लिखता हूँ इस पर स्क्रीन पे कलम सिर्फ इसलिए चल रही है कि आपका एक कंसंट्रेशन बना रहे। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। महिला IPL की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? तो ये इसका ऑप्शन है और कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर विस्तार से लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद।